नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, ये हमारा चैप्टर का नाम है और आज इस चैप्टर में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना कि परिचय इस चैप्टर का, इसके बाद जाना कि मानव पूंजी क्या होती है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हमारा जो एक मेन टॉपिक है वो है मानव पूंजी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कि किस प्रकार से मानव पूंजी बनाई जाएगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल, आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं, तो आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये भी आज समझेंगे, जिससे कि आप ये भी समझे कि आपके माता पिता आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं और किस प्रकार से वो आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। चलिए, मानव पूंजी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है उसके क्या क्या सोर्सेज है, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल हमारे पास कैसे बन सकती है, किस प्रकार से हम ह्यूमन कैपिटल का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि मानव पूंजी क्या होती है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो मानव पूंजी है वो भारत में किस प्रकार से निर्माण करी जा रही है, किस प्रकार से मानव पूंजी बनाई जा रही है। लेक्चर 1 में हमने बड़े ही डिटेल में समझा था कि किस प्रकार से जो मानव संसाधन है उनको मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एक आम मानव है उसको किस प्रकार से देश के लिए पूंजी बनाई जा सकती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। अब हमें ये जानना है कि किस प्रकार से वो जो सोर्सेज वो कैसे काम आएंगे। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ये 3 बड़े सोर्सेज होंगे। तो इसमें सबसे पहली जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी करेंगे, शिक्षा की करेंगे। शिक्षा में जब निवेश करा जाता है तो उसको मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्या करा जाता है, निवेश करा जाता है, इन्वेस्टमेंट करा जाता है। इन्वेस्टमेंट का अर्थ आप समझते हैं, निवेश का मतलब आप समझते हैं, मतलब कि जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम निवेश करते हैं, निवेश का अर्थ ये होता है कि जब मैं पैसा आज खर्चा कर रहा हूं तो मैं फ्यूचर में उसके प्रॉफिट की उम्मीद करके करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 शब्द होते हैं बच्चों, एक होता है खर्चा जिसको व्यय भी बोला जाता है और एक होता है निवेश। खर्चे का अर्थ यह है कि हमने हमारी रोजमर्रा जीवन को जीने के लिए खर्चा करा है। जैसे मान लीजिए मैंने कपड़े खरीदे हैं, मैंने रोटी खरीदी, ये जो भी कुछ भी मेरा जीवन चलता रहे वो मेरा खर्चा है, जिससे कि मुझे भविष्य में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे फ्यूचर में कुछ बहुत ज्यादा उसका प्रॉफिट हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, नहीं। परंतु कहीं पर हमारे पास मकान होने के बावजूद भी हम कहीं पर जमीन लेकर के खरीद करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में इसकी जमीन की रेट बढ़ेगी और हम डबल पैसा कमा सकेंगे। तो ये क्या है, ये निवेश है। हमने सोना चांदी लेकर के रखा हुआ कि भविष्य में जैसे ही रेट बढ़ेगी हम इसको बेच देंगे, ये हमारा क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। आज अगर मैं बहुत बढ़िया बेहतरीन बुक्स खरीद लेता हूँ इकोनॉमिक्स की और उनको पढ़ता हूँ तो वो क्या है, निवेश है। क्यों? क्योंकि मैंने उन बुक्स को पढ़ा है और मुझे पता है, मैंने अपना नॉलेज आज ज्यादा कर लिया है, मेरा अपना ज्ञान का जो लेवल है, लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो मैंने बढ़ा लिया है, जिससे कि अब मैं किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के और भी पढ़ा सकता हूं, जिससे मुझे क्या है, ज्यादा अर्निंग होगी। तो वो किताबें खरीदना मेरे लिए क्या था, निवेश था, इन्वेस्टमेंट था। तो निवेश या इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये होता है बच्चों, जिसमें कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें इससे कुछ बेहतर प्राप्ति होगी, कुछ अच्छा मिलेगा। और जनरली खर्चा ये होता है कि जो हम हमारे जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं उसमें कोई उम्मीद हमारी नहीं है। तो शिक्षा में निवेश करा जा रहा है, शिक्षा पे खर्चा नहीं करा जा रहा, शिक्षा में निवेश है। क्यों निवेश है? क्योंकि ये जो शिक्षा है, अगर आज हम देश के युवाओं को शिक्षित बनाएंगे, देश के युवाओं को ज्यादा एजुकेट करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कमाएंगे। ज्यादा शिक्षित व्यक्ति की ज्यादा इनकम होगी, ठीक है, ज्यादा इनकम होगी मतलब क्या होगा कि उसका जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके साथ साथ ज्यादा जो शिक्षित व्यक्ति है वो ज्यादा उत्पादन की क्षमता बढ़ा सकता है, वो ज्यादा काम कर सकता है और उसके साथ वो नई टेक्नोलॉजी को भी सीख सकता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर सकता है, पुरानी टेक्नोलॉजी के भी साथ काम कर सकता है, सारे काम वो कर सकता है। तो शिक्षित व्यक्ति क्या है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उत्पादन ज्यादा करता है, ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, हम ज्यादा प्रोडक्ट दुनिया में बेचेंगे, जिससे कि हमारी दुनिया में जीडीपी जो है वो भी बढ़ेगी। तो शिक्षा पर निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत है। सबसे बड़े सोर्सेस में से एक यही है शिक्षा, कि शिक्षा पे खर्चा करना बड़ा जरूरी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद है बेटा स्वास्थ्य, हेल्थ बड़ा जरूरी है,
हेल्थ बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और जो शिक्षा ली जाएगी वो दिमाग से ली जाएगी। अगर मेरा दिमाग स्वस्थ होगा तो ही मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, अच्छे से कोई काम कर पाऊंगा, और स्वस्थ दिमाग होने के लिए मेरा शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। तो इसलिए स्वास्थ्य पे निवेश करना भी जरूरी है, स्वास्थ्य पे खर्चा करना भी जरूरी है। अब आप ये पूछोगे कि सर जी शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश करें तो कैसे पता लगेगा कि हमें फ्यूचर में उसका प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे सरकारें जो शिक्षा पे स्वास्थ्य पे खर्चा करें किस प्रकार से हम पता लगाएंगे। देखो बच्चों, जब शिक्षा पे खर्चा करा जाता है तो हम उससे ये देखते हैं कि जो साक्षरता दर है वो बढ़ती है। साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, मतलब देश में पढ़े लिखों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या होगी, मतलब हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और उत्पादन क्षमता जब बढ़ेगी तो लोग ज्यादा बेहतर इनकम भी कमा पाएंगे, अच्छा जीवन स्तर जी पाएंगे। तो शिक्षा में तो हम ये देखते हैं कि साक्षरता स्तर जो है वो बढ़ रहा है, वो सुधर रहा है। स्वास्थ्य में काफी अलग अलग तरीकों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो बेहतर है। जैसे कि सबसे पहले तो जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, उसका कम हो जाना। ठीक है, मृत्यु दर क्या होता है कि जितने भी है लोग हैं उनमें से 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो जब हम आजाद हुए थे उस समय क्या है, हमारी जो डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब हर 1000 व्यक्तियों में से बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर रहे थे। परंतु आजादी के बाद फिर से भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने जिम्मा संभाला, तो हमने हेल्थ सेक्टर में बड़े बड़े इनिशिएटिव करे, नई नई चीजें हम लेकर के आए, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, हमने लोगों तक डोर टू डोर तक हमने उनके स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाई, लोगों को जागरूक करा कि किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, इलाज लीजिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने क्या है, डेथ रेट जो है वो कम करी। ये क्या दर्शाता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा दर, जीवन प्रत्याशा दर का मतलब होता है बेटा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हम एक एवरेज कितने साल तक एक व्यक्ति देश में जी सकता है। तो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ये है कि पुरुषों का कहा गया है कि पुरुष लगभग 67 साल तक जी सकते हैं, और महिलाएं 69 ईयर 69 साल तक जी सकती है। ये एक अच्छा जीवन दर माना गया है। यह भी कैसे हुआ, हमने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, जब अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लग गया, तो आज बड़ी से बड़ी भी बीमारी हो जाती है तो उनसे लोग बच जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। नहीं पहले के समय में क्या था कि छोटी सी बीमारी के कारण भी लोग मर जाते थे क्योंकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। काफी ऐसा होता था कि डिलीवरी, जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय काफी महिलाओं की डेथ हो जाती थी। परंतु अब भारत ने काफी अच्छी तरक्की करी है, काफी अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जिससे कि अब उसमें भी डेथ रेट में कमी आ रही है, जिससे कि जो मां है वो भी सेफ रहती है और बच्चे भी सेफ रहते हैं। तो जीवन प्रत्याशा दर को बढ़ाना, मृत्यु दर को कम हो जाना, ये सब जो है ये क्या दर्शाती है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं कि भाई हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी, बेहतर होंगी। जैसे यहाँ पे इंजेक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा देखो, सबसे अच्छी बात मुझे अब भी इस दौर में पढ़ाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों ने कुछ परिस्थितियां देखी है बेटा। कोरोना का दौर आपने खुद ने देखा है। कोरोना के दौर में सरकारों ने कितने प्रयास करे, हर व्यक्ति को बचाने का प्रयास करा, सबको बचाने का प्रयास करा, है ना। बार बार में सरकार अनाउंसमेंट कर रही है कि कोई घरों से बाहर ना निकले। ठीक है, हमारे जो काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो गली मोहल्ले के पॉलिटिशियंस, उन्होंने मास्क बांटने का काम करा है, किसी ने गरीबों को गेहूं का आटा देने का काम करा है। पुलिस बेचारे बार बार में रोज चक्कर लगा रही थी, प्लीज़ हमारा निवेदन है आप लोग घरों से बाहर ना निकले, घरों से बाहर ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे। इस प्रकार से सरकार ने प्रयास करे। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन आई, टीकाकरण हुआ, तो लोगों को कहा गया कि बिल्कुल मास्क वास्क लगा करके आप लोग टीकाकरण कराने जाइए, और टीका जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बाकायदा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के राष्ट्रपति ने, बड़े बड़े जो पद पे बैठे हुए उन्होंने भी लगवा करके दिखाया, देखिए बोलो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए और आप टीकाकरण करवा करके आइए। उसके बाद सरकार ने सर्वे करवाया, ठीक है, मेडिकल वालों को भेजा कि घर घर जाओ और पूछो भाई किसी ने टीका नहीं लगवाया तो बता दे, और नहीं लगाया तो आप उनके घर पे भी लगा करके आओ। मतलब इतनी सुविधा तक सरकार दे रही है, इतनी सुविधा तक सरकार पहुंचा रही है कि भाई स्वास्थ्य में देखो, स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप पूरा ट्रीटमेंट लेंगे। तो स्वास्थ्य स्थिति क्या हमने सुधारी है। इसके अलावा सोचिए पोलियो बहुत बड़ी बीमारी होती है बेटा, और आज भारत पोलियो मुक्त भारत है। आज भारत में किसी के भी बच्चे को, किसी को पोलियो नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखते हो कि
हर बार 2-3 महीनों में सरकार पोलियो की दवा पिलाती है कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाए। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स है हेल्थ सेक्टर में भारत के, ठीक है। तो स्वास्थ्य में निवेश करना, इसके अलावा ये शिक्षा और स्वास्थ्य तो जीवन भर के लिए हमेशा है। बाकी जब हम कहीं काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वहां पर हमें प्रशिक्षण देना, हमें ट्रेनिंग देना, क्योंकि उस काम की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो काम हम करने जा रहे हैं, उस काम के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। आज जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि बोर्ड कैसे ऑन होता है, स्लाइड कैसे चेंज होगी, कैमरा कैसे ऑन होता है, कैमरे में कार्ड कैसे इंसर्ट होता है, कब क्या करना है क्या नहीं है, मुझे पूरी ट्रेनिंग दी गई है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। जो मैनेजर्स होते हैं जनरली वो उनको दिया जाता है कि भाई किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, कब किसको क्या कहना है क्या नहीं, और सारी सूचना मतलब सारे उस काम के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होगी इन सब पे पैसा खर्चा करना, ये सब क्या है, स्रोत है, ये सोर्सेज है। बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है बेटा, वो क्या है अपने जो एम्प्लॉयज है उनको विदेशों में भेज करके ट्रेनिंग कराती है या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के ट्रेनिंग कराती है। वो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करी, उस ट्रेनिंग के दौर में जो पैसा दिया जाएगा दूसरी कंपनी को वो आपकी कंपनी देगी। क्यों दे रही है वो आप पैसा क्यों पैसा खर्च कर रही है कि जिससे कि आपको कहीं बाहर भेज करके काम सिखा रही है। क्यों? क्योंकि कल को आप वहां से काम सीख करके आओगे और जब वहां से आप काम सीख करके आओगे आप ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन करोगे, आप ज्यादा अच्छा काम करोगे, जिससे कि कंपनी को लाभ होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा होगा कि सर जी मान लो मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी और मुझे मान लीजिए कहीं बाहर भेज दिया 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए, अब मैं वहां से काम पूरा अच्छे से एक्सपर्ट होकर के आ गया और मैंने कंपनी को छोड़ दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं। अगर उन्होंने 3 महीने में, अगर आप मान लीजिए कि उन्होंने आप पे 5 लाख रुपए खर्च करे ना, तो आप जब तक तो काम नहीं छोड़ सकते जब तक कि कंपनी आपसे 5 लाख वसूल नहीं कर लेती। बाकायदा कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि 3 साल से पहले आप काम नहीं छोड़ोगे, 2 साल से पहले आप काम नहीं छोड़ोगे। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको इतनी पेनल्टी देनी होगी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। वो पूरा सोच समझ करके ही ट्रेनिंग पे भेजती है, ऐसे ही नहीं भेज रही है। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? तो अब आपके जो माता पिता हैं वो आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? और मैं इस व्यय शब्द की जगह जो प्रयोग करता हूं वो निवेश करता हूं। माता पिता हमारी शिक्षा पर बेटा निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। खर्चा नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं कि भविष्य में जो है हमारा जो जीवन है वो सुधर जाए, हमारा जीवन जो हो बेहतर हो। तो अब आइए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनके कारण माता पिता निवेश कर रहे हैं। व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। तो भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में मेरी जो इनकम हो उसको बढ़ाने के लिए क्या है, शिक्षा पर निवेश करता है, एजुकेशन पे खर्चा करता है। आज हमारे माता पिता हमारी शिक्षा पे, हमारे स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में जाकर के सेट हो जाए, फ्यूचर में हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, ऐसे बहुत से लोग, आपने सुना होगा कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना IAS अधिकारी, ठीक है, ऑटो चालक की जो बेटी है वो बनी IAS अधिकारी, वो बना RS अधिकारी। मतलब अब जिन माता पिताओं ने गरीबी में जीवन बिताया है, जिन माता पिताओं ने संघर्ष में जीवन बिताया है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाया जिससे कि वो अच्छा बेहतर जीवन जी सके। जो सुविधाएं खुद ने नहीं ली वो उनके बच्चे ले सके, इसलिए उन पे शिक्षा पे निवेश करा जाता है, एजुकेशन पे खर्चा करा जाता है। आप कभी भी जिंदगी में ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं साहब मेरे माँ बाप तो इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि नहीं मैं उनको फ्यूचर में कुछ कमा करके दूं। अरे वो आपकी कमाई के मोहताज नहीं है, वो आपके पैसे के मोहताज नहीं है, ठीक है। वो तो इसलिए आप पे खर्चा कर रहे हैं कि भैया आप भविष्य में अपना भविष्य सुनहरा बना सको, गोल्डन फ्यूचर आप अपना बना सको, ठीक है ना। तो आपको तो जिंदगी भर अपने माता पिता का ऋण ही रहना चाहिए कि धन्यवाद, मेरे माता पिता ने हम पर बहुत पैसा खर्चा करा, हमें इस लायक बनाया कि हम एक बेहतर जीवन जी सके, हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जो शिक्षा पे खर्चा करते हैं वो किस लिए करते हैं कि भविष्य में हमारी आय बढ़ जाए, भविष्य में जो हमारी इनकम है वो बढ़ जाए। इसका देखिए, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे आज मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आज जैसे मान लीजिए कि मैं 12th तक की क्लासेस ले रहा हूँ, 12th तक का जो नॉलेज है वो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वो क्लासेस ले रहा हूँ। आज मुझे कभी फ्यूचर में ऐसा लगता है कि नहीं साहब इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में मैं आगे जाकर के कॉलेजेस में या बड़े जो कॉम्पिटिशन लेवल होता है मैं वहाँ पर भी पढ़ा सकता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा और ज्ञान लेना पड़ेगा, थोड़ी सी और जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेगी, तो मैं वो ज्ञान ले लूंगा तो मैं कॉलेजेस में कंपटीशन में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। और उन बुक्स को खरीदने पे, उन बुक्स को समझने के लिए अगर किसी टीचर की या कहीं की मुझे जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, इन सब पर मैं पैसा खर्च करूंगा। मैं ये पैसा खर्च क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिशन में पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है कि जो मेरी इनकम हो वो बहुत ज्यादा हो।
तो उस इनकम को ज्यादा करने के लिए मैं आज अपनी एजुकेशन पे खर्चा करूंगा। ओके, शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। तो शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत है। आगत का मतलब बेटा क्या होता है? इनपुट। आगत का मतलब क्या होता है? इनपुट। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होती है आगत और एक होता है निर्गत। आगत का मतलब है इनपुट और निर्गत का मतलब है आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है? जो आप लगाते हो, जैसे कि अभी आप 11th में हो, आप 11th अच्छे से पढ़ोगे, 12th फिर पूरे साल आप मेहनत करोगे और जो मेहनत करी है उस मेहनत से आपको 12th में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट होता है बेटा वो आउटपुट होता है, और जो आपने एफर्ट्स लगाए, जो आपने मेहनत करी, वो सब कुछ क्या है? आपका आगत है, इनपुट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज अपन एक चाय की दुकान वाले का उदाहरण लेते हैं। वो चाय बना रहा है, चाय बनाते समय उसको गैस की जरूरत पड़ी, उसको पानी की आवश्यकता पड़ी, उसको चाय पत्ती की, उसको शक्कर की, उसको अदरक की, उसको इलायची की, उसको दूध की, इन सब की आवश्यकता पड़ी। फिर उसने बिल्कुल अच्छे से उबाली दी और फिर डिस्पोजल में चाय डाली। ये सब कुछ उसका क्या था? आगत था। और इन सब आगतों के कारण उसको जो रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला, निर्गत मिला, वो क्या था? चाय। ये लीजिए सर चाय आपकी। तो हम आगत जो है, हम क्या इनपुट कर रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, और हम जैसा लगाएंगे ना उसी प्रकार के बदले में हमें कुछ आउटपुट, हमें निर्गत मिलेगा। तो ये कहा है कि शिक्षा में खर्चा करना मतलब हम शिक्षा पे पैसा लगा रहे हैं तो हमें एक बेहतर भविष्य मिलेगा। हम स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं तो हमें एक बेहतर भविष्य मिलेगा। तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा आगत है। देश के विकास के लिए क्यों आगत है? देश के विकास के लिए क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो ज्यादा काम कर पाएगा। ज्यादा काम करने का मतलब है कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, और जब ज्यादा उसका प्रोडक्शन है तो मतलब क्या होगा? हम उससे ज्यादा बेचेंगे, और ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कंट्री को होगा, जो कि आपने जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल के अंदर अंतिम वस्तु का जो बाजार मूल्य होता है उसको हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब एक देश के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है। ज्यादा प्रोडक्शन कब होगा? जब वहां के लोग ज्यादा शिक्षित होंगे और ज्यादा स्वस्थ होंगे, तभी वहां का विकास संभव है। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अब देखिए, चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर मतलब अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती है, मतलब उसको बीमारी का इलाज नहीं मिलता है, तो अब क्या होगा? जो एक बीमार श्रमिक है, जो एक बीमार व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो कार्य से विमुख रहेगा, मतलब काम नहीं करेगा। आज इच्छा नहीं है, काम नहीं करेंगे, नहीं। ये जैसे अब यह है तो ये मन मार कर काम कर रहा है, भयंकर वाला हेडेक हो रहा है, पर फिर भी काम करता जा रहा है। तो अब वो क्या है? जितना पावर के साथ उसको काम करना चाहिए था उतना काम नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हुआ कि एक जो बीमार श्रमिक है, एक जो बीमार एम्प्लॉय है, उससे क्या होगी? उत्पादकता में कमी आएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति है, वो बिल्कुल फिट है, अब वो फिट है तो वो ज्यादा काम कर पाएगा, और अब वही व्यक्ति बीमार पड़ गया। तो जैसे मान लो वो दिन के पहले 100 शर्ट बना पाता था, अब वो दिन में गिरता पड़ता है, 40 शर्ट्स पूरी करता है। सर तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है सर। तो फिर यही बात यहां पे कही कि जब स्वास्थ्य सेवाएं आपको सुलभ नहीं होगी, वो नहीं मिलेंगी, तो आप उत्पादकता में कमी आ जाएगी खुद ऑटोमेटिकली। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य पर जो खर्चा कराया जा रहा है वो भी मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपोर्टेंट सोर्स है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता ज्ञान का प्रसार, और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। देखिए, अब स्वास्थ्य में कहां कहां पर सरकारें खर्चा करती है। पहला है प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, मतलब टीकाकरण पे। मतलब अगर कोई बीमारी है और उसका टीकाकरण है तो वो टीकाकरण, जैसे पोलियो की दवा पिलाना, अभी हमने वैक्सीनेशन देखा कोरोना का, उसका टीकाकरण, तो इन पे खर्चा करती है। इसके अलावा चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, कि कौन सी बीमारी है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दवाइयों से ठीक होगा, सर्जरी से ठीक होगा, कैसे होगा, उसके बारे में पूरे डॉक्टरों की टीम रखना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ये सब कुछ इन यहाँ पे टीकाकरण है, और यहाँ पे बाकी जो भी बीमारी है उनका इलाज है। उसके अलावा सामाजिक आयुर्विज्ञान, ये क्या है? स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार करना, कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो
एजुकेशन है उसके बारे में और उसका ज्ञान देने के बारे में है कि भैया आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, ठीक है, दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, और अभी जैसे मोदी जी के आने बाद ये भी कहा जाता है योग करो निरोग रहो। ये सब कुछ चीजें क्या है, आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है कि देखो अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करोगे तो आपके जो टीथ है, जो दांत है वो मजबूत रहेंगे, आपके जो गंदगी है वो शरीर में नहीं जाएगी। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हमेशा हमारे जो नाखून है वो कटे हुए रहने चाहिए। ओके, इसके अलावा कोरोना के समय में क्या कहा गया था कि हाँ भैया फिजिकल डिस्टेंस रखो, लोगों से थोड़ा सा दूर रह करके बात करो, मास्क लगाओ। ये सब क्या था, ये आपको बीमारियों से बचाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए कुछ जानकारी देना, सामाजिक मतलब समाज को जानकारी देने की वाली बात यहाँ पे करी गई है। यहाँ पे टीका करना, यहाँ पे बीमारियों से उनका इलाज, और इन सब तक आप पहुंचो ही मत ना। इन सबसे अच्छा है कि आप पहले ही खुद थोड़े से अवेयर रहो, आपको खुद जानकारी होनी चाहिए और आप खुद स्वस्थ रहो, ठीक है। ये फिर आगे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आपके आगे काम आएंगे। इनके साथ साथ आपको स्वच्छ पेयजल, जो पीने का पानी है वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए। इन चीजों पर अगर सरकारें खर्चा करती हैं तो वो क्या है, स्वास्थ्य राशि का खर्चा है कि भाई स्वास्थ्य पे खर्चा करा जा रहा है, स्वास्थ्य पे निवेश करा जा रहा है। किस किस पे, पहला टीकाकरण पे, दूसरा बीमारी के चिकित्सा पे, और तीसरा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने पे लोगों को, और चौथा स्वच्छ जो पेयजल है। इन 4 चीजों पर अगर खर्चा होता है तो स्वास्थ्य संबंधी खर्चा है। अब इन सब में डिस्पेंसरी खोलना, हॉस्पिटल खोलना, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, ये सब कुछ जो है वो इसी में ही आ जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए दिखाया गया है वैक्सीनेशन को कि और फिर लगा दिया वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ओके, स्वास्थ्य पर किया गया वे स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण ये मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। अब स्वास्थ्य पे किया गया खर्चा, ठीक है, अगर हेल्थ पर कोई खर्चा करा गया है, ठीक है, हेल्थ पर खर्चा करने का अर्थ क्या है, जितनी चीजें भी हमने पढ़ी, टीकाकरण पे हो गया, बीमारियों की चिकित्सा को लेकर के हो गया, लोगों में जानकारी को लेकर के हो गया, स्वच्छ पेयजल को लेकर के हो गया, इन चीजों को लेकर के अगर खर्चा करा जाता है तो ये क्या है, ये स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति करते हैं। श्रम बल मतलब जो काम करने वाली जनता है, और वो कैसी स्वस्थ है उसकी पूर्ति करेंगे, उसकी सप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने स्वास्थ्य पे खर्चा करा, स्वास्थ्य पे खर्चा करने का मतलब यह है कि पहली बात तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, लोगों को जानकारी दोगे तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर बीमार पड़ भी गए तो उनको इलाज मिल जाएगा, तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी और भी काम करेंगे। मतलब स्वास्थ्य पे खर्चा करने का अर्थ क्या हुआ कि आपको जो काम करने वाली जो लेबर है, आपकी जो काम करने वाली जनसंख्या है, वो काम करने वाली जनसंख्या आपको और ज्यादा बेहतर काम कर करके देगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने क्लास 9 में चीज पढ़ी होगी, हमारा जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। बेटा, एक जनसंख्या होती है 0 से 15 साल की, एक होती है 15 से 59 साल की, और एक होती है 59 साल से ऊपर की, ठीक है। 0 से 15 ये बच्चे हैं, ठीक है, तो ये भी कमा नहीं सकते। 59 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी कमाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी कमाया है, बुजुर्ग हो गए, तो अब मौका है कि वो अपनी सेवा पानी कराए और घर में रहे, आराम से रहे। तो सारा का सारा जो लोड आता है वो इन पर आता है। 15 से 59 मान लीजिए, 18 से 59 मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो एज ग्रुप है ना बेटा, यही काम करने वाला एज ग्रुप है, यही कमा करके देता है। ये इनका भी ध्यान रखता है और ये इनका भी ध्यान रखता है। ये इनका ध्यान माता पिता के रूप में रखता है और ये इनका ध्यान बच्चों के रूप में रखता है कि साहब ये मेरे माता पिता है, इनका मुझे ध्यान रखना है, और इनका कैसे, ये मेरे बच्चे हैं साहब, इनका ध्यान रखना है। तो जो कमाने वाला जो ग्रुप है ना, वो ये वाला है बेटा, ये वाला ही ग्रुप है। तो इस पे बहुत खर्चा करना, इसके स्वास्थ्य पे, इसकी शिक्षा पे, इन पे खर्चा करना, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कमा करके दे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, और जनसंख्या चाइना की भी काफी है, कम नहीं है, परंतु चाइना की जनसंख्या दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही है। जापान में आप विश्वास नहीं करेंगे, जापान की सरकार वहां के कपल्स को बच्चों को जन्म देने के लिए पैसे दे रही है कि साहब आप प्लीज बच्चों को जन्म दीजिए, नहीं तो क्योंकि आने वाले कुछ समय में यह हालात हो जाएंगी जापान की, चाइना की, कि वहां पर 60 साल से अधिक उम्र के लोग ज्यादा दिखेंगे, नौजवान नहीं दिखेंगे। जो ये वाला ग्रुप जो चाहिए ना देश को, कि जो ये काम करने वाला ग्रुप है, ये काम करने वाले ग्रुप अब हर देश में से क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। परंतु इंडिया में ज्यादा जनसंख्या के बेनिफिट्स भी देखिएगा आप, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप हमारे पास आज ज्यादा है, युवा शक्ति हमारे पास आ जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकती है। जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत करके पहली बार संसद में आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत के पास अगर सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति कुछ है तो वो भारत की युवा शक्ति है। आज भारत में 65% से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि
35 वर्ष के नीचे नीचे की उम्र में जी रहे हैं, 35 की एज के नीचे। आज युवा शक्ति बहुत बड़ी है, ये चाहे कुछ भी कर सकती है, फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकती है, चाहे ये किसी भी राह पर भारत को ले जा सकती है। परंतु मुझे जब मोदी जी की बात है और उसके बाद उनकी बात के बाद अगर मैं आज के युवाओं की स्थिति देखता हूँ ना, सच में मुझे एक टीचर होने पे बड़ा दुख होता है। मुझे दुख क्यों होता है? जब मैं आज के युवाओं के देखता हूँ, युवाओं को छोड़ो आप, मैं जब बच्चों को देखता हूँ, स्कूल के बच्चे स्मोकिंग में लगे हुए हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, बड़ी दुख की बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री युवाओं से उम्मीद कर रहा है कि नहीं साहब, मेरे देश के युवा देश को आगे लेकर के जाएंगे, जहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर है, जब हम ऐसा देखते हैं, ये बड़ी दुख की बात है कि हम गलत राहों में, गलत चीज़ों में हम लोग जा चुके हैं। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हम युवा शक्ति है, इस देश की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर है, हमें इस देश को आगे लेकर के जाना है। जैसे मेजर ध्यानचंद कहते थे ना कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे लेकर के जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे देश को आगे लेकर के जाऊं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं, हम फिर से उसको ऐसे लेवल पे ले जा करके खड़ा कर दें जहां से पूरी दुनिया कहे कि देश हो तो भारत जैसा हो और देशवासी हो तो भारत की भारतीय जैसे हो। हमें ऐसा काम करना, हमें ऐसा प्राउड फील करवाना है। और देखिए, आज ऐसी बात नहीं है, मोदी जी नहीं, स्टार्टिंग से जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहला भाषण, आजाद भारत में पहला भाषण दिया था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि अब देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मतलब सरकार की नहीं, हम सब देशवासियों की है। तो शुरुआत से जो प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, जो अभी तक जो प्रधानमंत्री, उन सबकी एक ही बात है कि ये जिम्मेदारी सरकारों पर मत छोड़ो आप कि सरकारें कर लेंगी, नहीं, अरे भाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर के ये काम करना है। तो देश की युवा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये जो गलत रास्तों पर जो युवा शक्ति जा रही है ना, उनको रुकना चाहिए और खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज, खुद के राज्य और खुद के राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए कि हम इनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये जनसंख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस जनसंख्या के स्वास्थ्य पे खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा बेहतर काम करने वाले लोग होंगे। फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करते हैं। तो अब जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, वो क्या है, अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, उनको ट्रेनिंग दिलाने पे खर्चा करती है। क्यों करती है? क्योंकि जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ये खर्चे को लेकर के पैसा दिखाए। ये आप लोगों ने पहले देखे ही होंगे, गुल्लक, है ना, ठीक है, अपने तो जो मिट्टी वाले गुल्लक आया करते थे, अपन उसमें पैसा स्टोर करते थे, ठीक है। तो ये नए तरीके के गुल्लक हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। किसके? जो फर्म है अपने कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग करवाती है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो जो आम तरीका होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पुराने कर्मचारी हैं और ये जो आए हैं कुछ न्यू कर्मचारी हैं, ये कुछ न्यू कर्मचारी। तो क्या करेगी कंपनी? इन पुरानों को बोलेगी साहब ये जो नए आए हैं इनको काम सिखाओ, चलो इनको काम सिखाते जाओ। तो हम उनको काम सिखाते जाएंगे, काम सिखाते जाएंगे, फिर पूरे काम में क्या कर देंगे? एक्सपर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ये इसको बता रहा है कि हाँ भैया ये काम करना है, ये काम बता रहा है, ये काम कर रहा है। तो जो पुराने कर्मचारी होते हैं, जो पुराने कुशल कर्मचारी होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे कर्मचारियों को बोलते हैं कि भैया आप ये जो नए आए हैं उनको काम सिखा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान या संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। या कभी कभार क्या होता है कि जो कंपनियां होती है वो कुछ एक दूसरों के साथ हाथ मिला लेती है, ठीक है, कि भाई जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी आएंगे वो आपके यहाँ पर क्या है, काम सीखने के लिए आएंगे, आप उनको काम सिखाओगे, ठीक है भाई। किसी बड़ी कंपनी के साथ क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, ठीक है भाई, हम आपको इतना पेमेंट कर देंगे और आप हमारे इतने कर्मचारियों को हर साल में काम सिखाने की जिम्मेदारी लीजिए। तो वो उनको काम सिखा देंगे। तो दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। तो पहला तो क्या है, अपनी कंपनी के अंदर ही जो एक्सपर्ट कर्मचारी हो उनसे नए को काम सिखवा देना, या नए जो कर्मचारी आए हैं उनको किसी दूसरे संस्थान में भेज करके वहां पर ट्रेनिंग दिलाना। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। तो दोनों ही विधियां, चाहे किसी भी तरह की हो, पहले वाली या दूसरी वाली, उन दोनों ही विधियों में जो फर्म है, जो कंपनी है, वो कुछ खर्चा उठाती है। वहन करने का मतलब उठा रही है। वो खर्चा, जो उसका जितना भी खर्चा लग रहा है वो कौन ले रही है? कंपनी लगा रही है। उन पर जो भी पैसा खर्चा कर रही है वो कंपनी लगा रही है। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। अब आप सोचोगे कंपनी क्यों खर्चा कर रही है, कंपनी को ऐसा क्या मजा आ रहा है? तो कंपनी को पता है कि जब ये इतना काम सीख करके आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से काम करेंगे, मतलब ज़्यादा उत्पादन करेंगे। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो तो कंपनी के मालिकों को ही मिलेगा। मतलब अधिक उत्पादकता से जो हुआ लाभ है उससे वो सारी भरपाई कर लेते हैं।
कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कई अधिक होते हैं। तो कार्य के दौरान अगर ट्रेनिंग पे कोई खर्चा किया जा रहा है तो वो भी मानव पूंजी का स्रोत है, ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है बेटा, ठीक है। और ऐसा जो खर्च है, खर्च की तुलना श्रम उत्पादन में वृद्धि से हुए लाभ से कई अधिक होती है। तो जो आपने खर्चा करा है ना, जो कंपनी एक व्यक्ति पर खर्चा करती है, वो उससे ज्यादा उस व्यक्ति से काम करवा करके लाभ के रूप में कमा लेती है। मतलब वो कुछ परसेंट ही आप पर खर्चा कर रही है आपको सिखाने में, परंतु आपसे वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर लेगी, बहुत ज्यादा आपसे प्रॉफिट अर्न करवा देगी कंपनी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया, ये मालिक है और ये दुनिया को हाथ में ले रखा, पैसा ही पैसा इसके पास है, मनी ही मनी है इसके पास। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन या पलायन करते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब अगर व्यक्ति को लगता है कि साहब मुझे यहाँ पर अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, मुझे अच्छी यहाँ पर शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है। प्रवसन करता है या पलायन, दोनों को एक ही मतलब है, पलायन या प्रवसन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको पलायन कहा जाता है बेटा। पलायन दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक पलायन होता है आंतरिक पलायन, या उसको इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज मैं राजस्थान में रहता हूँ, मुझे लगा कि राजस्थान में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, तो मैं मान लीजिए दिल्ली चला गया। दिल्ली देश की कैपिटल है, वहाँ अच्छा काम हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये आंतरिक पलायन हुआ कि मैं मेरे देश के अंदर अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पलायन, जैसे कि इंडिया से अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अफ्रीका के लोगों का इंडिया आना, अमेरिका के लोगों का इंडिया आना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर्राष्ट्रीय पलायन इसको कहा जाता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, बेहतर शिक्षा के अवसरों के लिए क्या करते हैं, पलायन करते हैं। जैसे कि आप देखा करो, जो गाँव के लोग होते हैं वो क्या है, शहरों में आकर करके पढ़ते हैं, पलायन कर रहे हैं, ठीक है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो गाँव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, शहरों में आते हैं। अच्छे जो रोजगार के अवसर होते हैं वो शहरों में होते हैं। तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं, जो कि उनको बेहतर अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, अगर उनको बेहतर अवसर मिलते हो काम करने के, तो वो क्या कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं। तो व्यक्ति अपने मूल स्थान, मतलब जहां पर वो हमेशा से रहता हुआ है, उस मूल स्थान में अगर काम कर रहा है तो उसकी आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में वो क्या करता है, प्रवसन करता है, पलायन करता है कि मुझे वहां जाऊंगा तो मुझे ज्यादा काम मिल जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण ही होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि गांव में बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी होगी तो फिर क्या काम करेंगे, तो काम करने के लिए तो शहर जाना ही पड़ता है। ये तस्वीर दिखाई आपको शहरों की। किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। देखिए, अब हम जब नए स्थान पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर मैं हूँ, अगर आज यहाँ पर मैं रह करके 10,000 रुपये कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर, परंतु आज यहाँ पर मैं रहता हूँ तो मेरे पास मेरा खुद का मकान है, मेरी फैमिली है, तो वो मेरे लिए खाना वाना भी बना देती है, तो मेरा और कोई खर्चा नहीं होता, कपड़े वपड़े भी धुल जाते हैं, सारे काम बिंदास हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 10,000 में से 2-1 हज़ार मेरा पेट्रोल का आना जाने का मान लो, बाकी 8,000 तो मेरे सेफ जोन में। अब यही मैं मान लो कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ या किसी दूसरे स्टेट के बड़े सिटी में जाता हूँ, तो क्या होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं इतनी इनकम एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिसमें मेरे वहाँ के खर्चों के बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। मतलब जैसे कि क्या, अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वहाँ किराए का मकान भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वहाँ जाऊँगा और मैं मान लीजिए सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक काम कर रहा हूँ, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई खाना बनाने वाले भैया या दीदी जो भी मिलते हैं वो भी चाहिए होंगे। हर संडे को कपड़े धुलाने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए होगा, और भी जो भी मेरे काम होंगे उनके खर्चे, आना जाना, इन सब के खर्चे निकालने के बाद मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इन सारे खर्चों में मेरा 15,000 लग रहे हैं, अब 15,000 मेरे खर्चों में ही लग रहे हैं, तो और यहाँ 10,000 मिल रहे थे, और अब कंपनी मुझे बोले कि सर आपको 25,000 देंगे, तो भाई 25 में मुझे क्या फायदा हुआ, 10 तो मैं वहीं रह करके कमा रहा था और यहाँ 25 दे रहे हो। तो लोग कहेंगे भाई यार यहाँ 10 कमाता था, वहाँ 25, अरे तो वहाँ 25-15 लग भी तो गए, पर कंपनी ये बोले सर हम आपको 50 पे करेंगे, मतलब 15 खर्चे के निकाल दो, 35,000 आएंगे हाथ में। मतलब ठीक है सर, बढ़िया है, तो 25,000 फिर मैं एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा। तो यहाँ पर हम जब दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ हमें ऑफर आता है, तो वो ये देख लेते हैं कि भाई कितना खर्चा वर्चा हो जाएगा, उस खर्चे के बाद मेरे पास कितना बचेगा, ज्यादा बचता है तो ही फायदेमंद है, नहीं तो नहीं। तो ये क्या कहा गया है, लागतों से अधिक ही होगा। तो जितना मेरा बाहर जाकर के जो भी खर्चे होंगे उनसे अधिक पेमेंट ही मुझे मिलेगा, ठीक है, तभी वहां कोई व्यक्ति काम करेगा। प्रवसनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिक को सहन करनी पड़ती है। देखिए, अब
परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत। पहली बात तो भाई आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपका आना जाना, ये सब कुछ। उसके अलावा उच्चतर निर्वाह लागत, आप जहाँ जा रहे हो बड़े शहर में जाओगे, ठीक है, आप काम करने के लिए, ये तो है कि भाई आप जहाँ रह रहे हो उससे नीचे के लेवल में तो जाओगे नहीं, ठीक है, उससे कोई बड़ी सिटी में बड़े जगह पे नहीं जाओगे। अब बड़ी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे जो निर्वाह लागत है, अपने जीवन को निर्वाह, अपने जीवन जीने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन पे जो खर्चा किया जा रहा है, वो लागत आपकी ज्यादा हो जाएगी। ये तो होगा ही, परिवहन की लागत बढ़ेगी, आपके जीवन जीने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं उनकी लागत भी बढ़ेगी, परंतु इनके साथ साथ क्या आपको सामाजिक जो संस्कृतियां है उसको भी, आपको जो मानसिक लागत है वो भी सहन करनी पड़ेगी। क्या होता है कि भाई मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा जैसा देश वैसा वेश, मतलब जिस एरिया में आप जहाँ जाते हो उस प्रकार से बन जाओ। आज जैसे मान लीजिए मैं राजस्थानी हूँ, मैं जो फूड खाता हूँ और खाता हूँ, हो सकता है मैं जब किसी दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ जॉब करने लग जाऊँ तो हो सकता है मुझे वो फूड ना मिले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम एक बार उड़ीसा जाते हैं, और जब हम जाते हैं हमारा जनरल ये है कि हम चावल बहुत ज़्यादा अधिक नहीं खाते हैं, ठीक है, और वहाँ एक दिन हमने किसी रेस्टोरेंट में गए और उसने भैया बिल्कुल ऐसे चावल की प्लेट भर दी, उसके साथ पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी और दाल, ऐसे 3 सब्जियां दे दी। हम थोड़ी देर वेट करते रहे, चपाती आएगी चपाती आएगी चपाती आएगी, आई नहीं। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, वो वेटर आए, बोले सर शुरू करिए। मैंने बोला क्या शुरू करो, चपाती तो। बोले सर चपाती वपाती नहीं है, उड़ीसा आई है, राजस्थान नहीं है। ठीक है ना, तो चपाती नहीं है। और वहाँ पे लोग चावल को 2-2 3-3 बार लेकर के खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पर अपन से इतना नहीं खाया जाता। तो अब अगर चलो वो तो 1 दिन की बात थी, 2 दिन की बात थी, घूमने फिरने के लिए गए थे, एडजस्ट हो जाता है। बट अगर मुझे वहाँ हमेशा साल 2 साल 3 साल 4 साल मुझे रहना है, तो मुझे वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे जो चीज़ें मैं यहाँ रह करके करता था या जैसा मेरा यहाँ का कल्चर था, हो सकता है मुझे वहाँ ना मिले, परंतु फिर भी मुझे जॉब करनी पड़े। तो जो वो मानसिक लागत है, ये इफेक्ट इस पर होता है, मेरे मानसिक होता है, यार मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा भी है, देखो यहाँ पर तो ये जितने भी लोग वो लैंग्वेज भी पता नहीं कौन सी बोलते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। पर हाँ ये है कि पैसा अच्छा मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लोग काम कर लेते हैं। तो परिवहन की लागत के साथ आपको उच्चतर निर्वाह लागत के साथ आपको मानसिक लागत भी देखनी पड़ती है। आपको दिमाग को भी मजबूत बनाना पड़ता है, आपको आसपास में कैसे लोग मिलते हैं, उनका कुछ भी कल्चर हो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोग कैसे हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जीवन को जीने के लिए आपको सारे ही काम करने पड़ेंगे। किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होगी, तो उनकी जितनी भी जो कमाई है वो प्रवास से जुड़े लागतों से अधिक होगी। अतः प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत होते हैं। तो अब जो चौथा हमारा सोर्स है वो क्या है, प्रवसन या पलायन। तो जब हम जो पलायन पे खर्चा करते हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मानव पूंजी का स्रोत है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यार ये व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ा हुआ, DU से पढ़ा हुआ, बड़ी नामी जानी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा। आज मान लीजिए कि एक व्यक्ति देश के किसी ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। अब वहाँ का खर्चा, वहाँ का रहना सहना बहुत कुछ महंगा पड़ सकता है, परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उसको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो बेहतर होंगी। उसको मतलब कहीं पर 10 लोग खड़े हैं दूसरी यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का व्यक्ति आकर के बोलेगा सर जॉब, उसको पहले दी जाएगी, क्योंकि नाम है उस कॉलेज का, नाम है उस जगह का। तो वहाँ पे जो अब उसके प्लान पे उसके माता पिता ने खर्चा करा, उसको वहाँ भेजा, उसको रहने पे खाने पीने पे खर्चा करा, वो सारा खर्चे की वसूली हो जाएगी जब उसको बेहतर जॉब मिल जाएगी, तो उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करता है। तो व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भी खर्चा करता है कि भैया वहाँ पर मुझे कैसा काम मिलेगा, वहाँ पे कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन पर भी सूचनाओं को प्राप्त करने पर भी हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही है और किस लागत पर, ठीक है। तो हम ये इन सूचनाओं में क्या जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वहां पे कार्यों में वेतनमान क्या है। अगर ये कार्य मैं करना चाहता हूं तो वहां पे कितना पेमेंट मुझे मिलेगा, ठीक है, और उस पेमेंट में मिलेगा तो कितना खर्चा मेरा लगेगा, कितना मुझे बच जाएगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, सब कुछ। वहां पे शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वहाँ पे शैक्षिक संस्था है भी है, तो फिर वो कैसे काम कर रही है, क्या वो सच में कौशल वाली टैलेंटेड एक्सपर्ट है या नहीं है, या बिल्कुल बस ऐसा ही चल रहा, प्रशिक्षण देते हैं या नहीं देते, किस लागत पर देते हैं, ये सारे सवाल जैसे यहाँ पे तस्वीर आपको स्कूल की दर्शाई गई।
ये जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। तो ये जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। तो अब क्या है कि ये जो सारी जानकारी ली, मुझे वहाँ पे कितना पेमेंट मिलेगा, बच्चों की स्कूल अच्छी है या नहीं है, वहाँ मुझे ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, कितनी लागत पे देंगे, ये जो सब कुछ जो सवाल पूछे हैं, ये एक तो मुझे अच्छी पेमेंट मिले वो भी, तो जिससे मेरी मानव पूंजी बने, और दूसरी बात भविष्य में उसका सदुपयोग कर सकूं। मतलब अच्छा पेमेंट मिलेगा तो मैं उसको भविष्य में यूज कर सकता हूं। मतलब हम जो भी जानकारी ले रहे हैं वो भविष्य के हिसाब से ले रहे हैं। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। तो मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी पे भी आप खर्चा करते हो, वहाँ पे किसी व्यक्ति कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको और जानकारी दे रहा है, आप उसको कुछ पेमेंट करते हो, वहाँ जाकर के घूमते हो कि हाँ भैया काम दे दो, जॉब दे दो, सारी जानकारी, तो किसी प्रकार का खर्चा करते हो तो वो भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं। तो अब हम यहाँ पे दो प्रकार की पूंजियों की बात कर रहे हैं, एक भौतिक पूंजी और एक मानव पूंजी। इन दोनों के बीच में बेटा फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप पढ़ करके रखिएगा। अपन उसको डिस्कस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। दोनों के ही आधार की रचना की गई है, दोनों में कुछ समरूपता है, कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ असमानताएं भी है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। परंतु आज ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज जाने तो ये पता चला कि जो मानव है वो मानव पूंजी में किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, किस प्रकार से चेंज हो सकता है, ये हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है। अब ये जो भौतिक पूंजी जिसमें आपकी ज़मीन आ जाती है, आपका सोना चांदी, ये सब कुछ आ जाता है, ये और मानव पूंजी जो कि हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, इन दोनों में कुछ समानताएं भी देखेंगे और कुछ असमानताएं भी देखेंगे, और वो जो देखेंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के में इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। और शिक्षा की बात चल रही थी तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि भविष्य में आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।